कि सरकार से अब आप कोई कोई आप कुछ कहें कि भाई इस चीज़ में भी आप आगे आके कदम बढ़ाइए शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहें सरकार को कि भाई आप करिए, थोड़ा-सा हमारे लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा इन चीज़ों पे और हम अच्छे से मिलके काम करेंगे सरकार के लिए। हमारा तो सरकार से यही अनुरोध है कि जो भी पढ़ाई का सिस्टम अभी थोड़ा-सा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यदि हमको अच्छी सरकार मिली है तो हम अच्छी सरकार डिज़र्व करते थे। हमको यदि मान लो कोई कहता है कि आपके यहाँ जो सरकार है अच्छी नहीं है, किसी भी स्टेट की मान लो कहता है, तो वो देश के उस प्रदेश के लोग वही डिज़र्व करते थे। तो उनको पर योगी जी के आने से तो बहुत बदलाव आया है, लोग तो मानते हैं। ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि जब हमको यूनिवर्सिटी बनानी थी अभी उत्तर प्रदेश में, तो उसका जो हमने एप्लीकेशन डाली, जो प्रयास किया, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो योगी जी की है उससे काफ़ी हेल्प मिली। ये जो भी पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सी चीज़ें सब्जेक्ट्स हैं, वो है मैनेजमेंट के हैं, लॉ के हैं, फार्मेसी के, बहुत से कोर्सेज़ हैं। उसके अलावा जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ से निकले वो इसकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो, इतना समर्थ हो वो अपनी चेतना के स्तर से कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई एक सनातन धर्म को भी लेके चलना है, संस्कारों को भी लेके चलना है, तो कुछ ऐसा आपने कॉन्सेप्ट सोचा है कि भाई इसके अलावा भी इन चीज़ों को भी और जोड़ना, बाकी जो आपकी लिस्ट में रह गया हो। और सरकार ये सोच रही है कि सोशल मीडिया जो है 16 साल के बच्चों के लिए बैन करने की प्लानिंग कर रही है, ऐसा सोच रही है। क्या ये निर्णय आपको से लगता है कि अगर इस पर आगे कदम बढ़ता है तो खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे घरों में हैं, उसको उनके लिए कितना अच्छा फायदेमंद रहेगा? तो यदि स्कूल के लेवल पे ये चीज़ जाए कि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है सही नहीं है, या तुमको सिर्फ इतने घंटे काम करना चाहिए स्क्रीन पे, फ़ोन पे या लैपटॉप पे, तो वो शिक्षा स्कूल के लेवल से आनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक नई क्रांति लिखी, लाखों बच्चों को शिक्षा देने का ऐसा अवसर बनाया जिससे न केवल उन बच्चों का भविष्य संवरा बल्कि उनको नई उड़ान मिली। मेरे साथ महर्षि यूनिवर्सिटी के चांसलर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत अभिवादन। सर, बहुत कुछ पढ़ा हमने आपके बारे में। एक यूनिवर्सिटी का आपने निर्माण कराया, महर्षि यूनिवर्सिटी। कैसे ये प्रेरणा मिली, कैसे इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई और गोल आपका क्या है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, गोल तो बड़ा सरल है कि हमको अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देनी है कि जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो, खाली एकेडमिक डेवलपमेंट ना हो, और भी चीज़ों का उनका विकास हो, चेतना का स्तर ऊंचा हो और सब फील्ड्स में वो पारंगत हों। हमारा उद्देश्य तो यही है। शुरुआत ऐसे हुई कि महर्षि महेश योगी जी ने तो अपना जो कार्यक्रम है उन्होंने करीब 1955-56 से शुरू किया था और पूरी दुनिया में अपने गुरु के आशीर्वाद से भावातीत ध्यान, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं, उसका उन्होंने प्रचार किया। लोग भावातीत ध्यान क्या है? भावातीत ध्यान एक ध्यान की पद्धति है जिसके द्वारा लोगों को शांति मिलती ध्यान करने। मुख्य बात तो ये है, तो सभी जानते ध्यान करने से शांति मिलती है। भावातीत ध्यान में खासियत यह है कि जो रिसर्च वगैरह की गई लोगों के द्वारा, तो पाया गया कि इससे स्ट्रेस रिलीज का, स्ट्रेस रिमूवल का बहुत अच्छा साधन है। तो वो कार्यक्रम महर्षि जी ने चलाया। करीब 1980 के लेट 80 में हम लोगों ने स्कूलों की स्थापना करी। महर्षि विद्या मंदिर के नाम से स्कूल हम लोगों ने बनाए भारत में कई जगह, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब करीब 200 स्कूल पूरे भारत में हम लोग के हैं। और उसी का नेक्स्ट स्टेप होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई। करीब 25 साल पहले एक यूनिवर्सिटी बनी, 25 से ज़्यादा हो गए, जबलपुर में। उसका नाम है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। फिर अभी ये यूनिवर्सिटी बनी जहाँ जिस कैंपस में हम लोग हैं, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक यूनिवर्सिटी हम लोगों ने अभी अयोध्या में शुरू करी है और उसका नाम है महर्षि महेश योगी रामायण यूनिवर्सिटी। और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग मतलब उनका समर्थन प्राप्त है हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का, तो उसके द्वारा एक यूनिवर्सिटी हम लोग अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। सबका उद्देश्य यही है कि जो भी पढ़ाई हो, जिस तरह की भी पढ़ाई कैरिकुलम में आवश्यक है पढ़ाना,
वो तो पढ़ाया ही जाएगा, अच्छे अच्छे शिक्षक रहेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे मुख्य बात ये होती है कि महर्षि जी के ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य रहता है। और सर्वांगीण विकास जैसा हमने कहा कि सबसे वो है चेतना का विकास। बच्चों को खाली, विद्यार्थियों को खाली पढ़ा देने से कि 2 और 2 4 होता है, या जो भी पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सी चीज़ें, सब्जेक्ट्स हैं, वो है मैनेजमेंट के हैं, लॉ के हैं, फार्मेसी के, बहुत से कोर्सेज़ हैं। उसके अलावा जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ से निकले वो इसकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो, इतना समर्थ हो वो अपनी चेतना के स्तर से कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे। लेकिन जैसे मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं एंटर कर रहा था तो बहुत जगह मैंने स्लोगन देखा, भावतीत ज्ञान जिसका आपने जिक्र किया। असल में ये जो ज्ञान है इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि लोग कैसे जोड़ा जाए, बच्चों को कैसे समझाया जाए कि भावतीत ज्ञान क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है। अच्छा, ये भी मैंने देखा कि ये सिर्फ ज्ञान महर्षि यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, तो ये भी बड़ा यूनिक एक हो जाता है। यूनिक इसलिए कि हम लोगों पर महर्षि जी की ज़्यादा कृपा है तो हम लोगों ने लेकिन ये किसी के लिए बंदिश नहीं है जी। जो भी भावातीत ध्यान सीखना चाहें उनको पूरा फ्रीडम है, ध्यान सीखें। हमारे महर्षि जी ने जो ध्यान की पद्धति सिखाई उसका नाम रखा भावातीत ध्यान, और उसको सिखाने का तरीका है महर्षि जी के द्वारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स को करके, 6 महीने का कोर्स होता है, उस कोर्स करके जो शिक्षक बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भावातीत ध्यान के शिक्षक, टीचर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। वो लोग फिर लोगों को ध्यान सिखाते हैं। ध्यान की पद्धति बहुत ही सरल है, इसको सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 दिन लगते हैं सीखने में, 1-1.5 घंटा रोज़, ऐसे 5 दिन आपने लगाए, सीख लिया। उसके बाद घर में सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट आपको करना है। हमारे जो विद्यार्थी स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, उनको यूनिवर्सिटी में उनको 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को यूनिवर्सिटी में ही हम ध्यान कराते हैं। छुट्टी के दिनों में वो अपने घर में करते हैं। स्कूलों का भी यही नियम है। और खाली विद्यार्थी नहीं, शिक्षक भी, नॉन टीचिंग स्टाफ भी, हर एक व्यक्ति जो है भावातीत ध्यान का अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि इस भावातीत ध्यान के ऊपर जो रिसर्चेज हुई हैं उनसे ये पाया गया है कि इससे द्वारा सबसे मुख्य बात जो होती है वो होती है एक डीप रेस्ट। अच्छा, डीप रेस्ट मिलने से क्या होता है, जो तनाव होते हैं ना मन के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं, जो मानसिक तनाव जिनको बोला जाता है। मानसिक तनाव जब खत्म होते हैं तो आपका मन जो है बड़ा निर्मल, शुद्ध हो जाता है, और उसके बाद आप सोचते हो, विचारते हो, काम करते हो। विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता पढ़ाई का, परीक्षा होती तो उस समय प्रेशर होता है, नॉर्मल दिनों में प्रेशर होता है। भाई कॉलेज में तो होमवर्क नहीं मिलता, लेकिन स्कूलों में होमवर्क का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, याद करने का प्रेशर है। तो वो सारे जो प्रेशर है विद्यार्थियों के, वो भावातीत ध्यान के द्वारा रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, मेरे ये भी सर मेरे जहन में ये प्रश्न आता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किताबी ज्ञान वो ज़रूर दे रहे हैं, बच्चे महर्षि यूनिवर्सिटी में क्यों हैं? क्योंकि बच्चे भी सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या खास है महर्षि यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मैंने अभी हाल फिलहाल में पढ़ रहा था कि एक पुरस्कार भी अभी आपको मिला है महर्षि यूनिवर्सिटी को, तो खासियत क्या है, क्यों बच्चे यहाँ खींचे चले आ रहे हैं, क्या कारण है? भाई हमारा तो जो लोगों का, हम तो सबको यही कहते हैं कि हमारे यहाँ आप आओगे तो शिक्षा के साथ साथ आपका विकास, चेतना का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो जब आप हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलोगे, जैसे हम स्कूल से जब बच्चे निकलते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लोग मानते हैं ना कि भाई हम स्कूल में पढ़ के अच्छी पढ़ाई करके तो हमको अच्छे जो कॉलेज माने जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाना तो IIT में जाएँ, मेडिकल में जाना तो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाएँ। तो बच्चों का उद्देश्य होता है स्कूल के बाद कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में हमको एडमिशन मिल जाए। जब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद आपका उद्देश्य क्या होता है कि जब हम यहाँ से निकलें तो या तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी पेइंग जॉब मिल जाए, या हम अपना काम शुरू करें तो 10, 20, 50 लोगों को हम नौकरी दे सकें। हमेशा यूनिवर्सिटी का हमारा जो उद्देश्य वो यही है कि हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी निकलें वो इतना सक्षम होकर निकलें कि वो अपना तो विकास करें ही, अपने साथ यदि किसी जगह सर्विस करने जाते हैं, सर्विस करें तो वहाँ उनको अच्छी जॉब मिले, अच्छी जगह उनकी सर्विस मिले। ये हम लोग का पढ़ाई, हर यूनिवर्सिटी का, चाहे कोई भी हो, किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये उद्देश्य होता है। तो हम लोग, चूँकि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ उनके दूसरे विकासों पे भी ध्यान देते हैं, सबसे ज़्यादा मानसिक विकास पे, क्योंकि मन जो है ना, उसमें जब तनाव बढ़ जाता है तो आपकी सोचने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है।
अच्छा, ये चीज मैंने देखा भी, क्योंकि जैसे मैंने एंट्री किया तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं भी किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज के अंदर एंटर कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी कॉलेज के अंदर जो है गुरुकुल कॉलेज के अंदर हाँ। एंट्री कर रहा हूँ, गुरुकुल वाला माहौल। क्योंकि देखिए ये बनाना इतना आसान नहीं है, ये पूरे माहौल को जो आपने क्रिएट किया। मैं देखा बच्चे बड़े आराम से एक साथ मिलके जो है वो गुरुकुल की तरह बिल्कुल आराम से अपने अपने कामों में लगे। ये कैसा, मतलब एक बड़ी चुनौती नहीं लगी आपको? बिल्कुल चुनौती नहीं है, क्योंकि जो देखिए, जो ज्ञान है ना हमारे देश का, ये हमारे देश का एंशियंट ज्ञान है। भावातीत ध्यान महर्षि जी ने उसको प्रचार किया, सरल रूप में लोगों के सामने पेश किया। लेकिन ये ज्ञान जो है, ऐसा नहीं है कि महर्षि जी ने ईजाद किया। महर्षि जी ने उसको एक ऐसा रूप दिया कि लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी उसकी तरफ। ध्यान करना तो भारत में बहुत सालों से लोग बोलते आ रहे हैं, सदियों से, बल्कि सालों से क्या। तो वो जो है महर्षि जी ने उसको इस ढंग से प्रेजेंट किया। अच्छा, हुआ क्या कि जब महर्षि जी ने सारी दुनिया में इसका प्रचार भावातीत ध्यान के लिए लोगों को बताया कि भावातीत ध्यान करने से अच्छा लगता है, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। क्योंकि स्ट्रेस कम होने से कोई भी आप काम करते हो, किसी भी जॉब में हो, किसी बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, आपको हमेशा स्ट्रेस रहता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। जब भावातीत ध्यान करने से उनका स्ट्रेस कम हुआ तो उनको आराम मिला। कई लोगों को तो ये, जब महर्षि ने शुरुआत करी थी तो वो कहा था कि भाई ये जो बाबा जी एक आए हैं भारत से, हम आपको अमेरिका की बात बतला रहे हैं, तो वहाँ पे किसी ने कहा कि इनके साथ में जो मैंने सीखा तो मेरे को रात को नींद बड़ी अच्छी आई। अच्छा। तो नींद आना, नहीं आना भी एक प्रॉब्लम है बहुत से लोगों को। बहुत, और ये तो ज्यादातर समस्याएं हो गई। तो बोले नींद बड़ी अच्छी आई। तो उसने अपने साथियों को कहा, यार तुम लोग भी ध्यान सीख लो, तो उससे तुम्हें आराम मिलेगा, तो नींद अच्छी आएगी। तो कभी कभी एक बार महर्षि जी बोल रहे थे, हमको लगा कि हम तो इतना बड़ा ज्ञान हम अपने देश का लाए हैं, इसको ये लोग नींद का से जोड़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, जिसने जिस ढंग से सीखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत लोगों ने सीखा और सबको फायदे होने लगे, तो कुछ लोग ऐसे आए, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो आए, कई ऐसे लोग जो साइंस के फील्ड के होते हैं, जिनको साइंटिस्ट बोल सकते हैं, वो आए कि महर्षि जी ये होता कैसे है, कारण क्या है। तो महर्षि जी ने कहा, भाई हमारा जो भारतीय ज्ञान है उसके हिसाब से तो चेतना की 7 स्थिति होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति हम लोग अनुभव करते हैं, जागना, सपना देखना और सोना। और उसके बाद की स्थिति जो होती है भावातीत चेतना है, फिर तुरीय आकस्मिक चेतना है, भगवत चेतना, ब्राह्मी चेतना। ये हम लोग के यहाँ सिद्धांत में, हमारे ग्रंथों में समझाया गया है कि व्यक्ति जो है यदि चेतना का विकास करता है तो ये 7 स्तर से चेतना उसकी बढ़ती है। आपके यहाँ क्या होगा साइंस में हम कैसे समझाएंगे, हम नहीं जानते। तो आप लोग इसका ऊपर परीक्षण करो। तो लोगों ने ध्यान करने वालों का परीक्षण किया, उनके बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए, ब्रेन वेव के कोहरेंस देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत स्टडी हुई, करीब मेरे ख्याल 500-600 स्टडीज़ इन कई सालों में हुई हैं। तो उससे उन्होंने पाया कि भावातीत ध्यान करने से जो मानसिक तनाव वो कम होता है। वो दिखता कैसे है, ब्रेन वेव कोहरेंस इन ब्रेन वेव पैटर्न्स, ब्रेन वेव के कोहरेंस हो जाती हैं, और डीप रेस्ट है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इसमें फुलफिल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि महर्षि जी, इससे तो हमने उसको मेजर किया कि आप लोग जिसको कहते हो कि चौथी चेतना है, भावातीत चेतना है, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग तुरीय परा की चेतना भी बोला जाता है, वो है। लेकिन उसको हम मेज़र ऐसे कर सकते हैं कि ब्रेन वेव कोहरेंट हो गई। तो उसको साइंस से जोड़ा। तो जब लोगों ने साइंस, जब ये कुछ वैज्ञानिकों ने साइंस की बात करी, तो और लोगों में वो इच्छा बढ़ी कि भाई यदि हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई इसलिए ये होता है, ब्रेन वेव आपकी कोहेरेंट हो जाती हैं, या आपका डीप रेस्ट की जो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो आते हैं, तो फिर ये भावातीत ध्यान। फिर उसके बाद और रिसर्च हुई। तो जब रिसर्च हुई तो ये पाया गया कि जो लोग भावातीत ध्यान करते हैं उनके स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वास्थ्य में बहुत लाभ होता है। क्योंकि डॉक्टरों का ये मानना था करीब 80% प्रॉब्लम जो डिजीजेस होते हैं, 80% अच्छा। वो साइकोसमेटिक होती हैं, दे कनेक्टेड विथ योर टेंशन इन माइंड। स्ट्रेस, दिमाग के स्ट्रेस के कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। तनाव के कारण, तनाव के ये कारण। आज के युग में देखा भी जा रहा है। तो तनाव यदि हम कम कर देंगे तो वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो वो लोगों ने रिसर्च करी तो कहा कि यार इससे तो बड़ी चीज़ें फ़ायदा होती हैं। फिर हार्ट के ऊपर रिसर्च करी, हार्ट हेल्थ के लिए भावातीत ध्यान बहुत अच्छा है। और कोई इंस्टीट्यूशन है मेरा ख्याल बहुत बड़ा अमेरिका का, उन्होंने बोला कि बेस्ट हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट मेडिटेशन है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। रिसर्च करके सरकारी किसी ने पब्लिश भी किया पेपर। तो इस तरह जब चीज़ें बढ़ती गई तो ये हुआ कि हमको यदि व्यक्ति का विकास, पूर्ण विकास करना है तो जो भी पढ़ाई लिखाई करनी हो तो करो, लेकिन साथ में आपको अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना पड़ेगा।
इसी से एक सवाल इसी से मेरे को आ रहा है मेरे जहन में कि सर किताबी ज्ञान तो हर कोई दे रहा है, हाँ। हर सारी यूनिवर्सिटी में आप बिल्कुल, जाइए, आप बिल्कुल, बीबीए करिए, बीकॉम करिए, एमबीए करिए, लेकिन बच्चों की जीवन शैली को सुधारने का काम जो आप कर रहे हैं, अच्छा ये भी बड़ा रोचक है कि भाई आप किताबी ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन बच्चों को इसके साथ साथ उनकी जीवन शैली का भी ज्ञान देना बहुत जरूरी है। इसको आपने कैसे समझा? और फिर अब क्योंकि चैलेंजेस तो हर हर रोज है आपके पास, बच्चे आते भी, हर तरह के बच्चे आते होंगे, तो वहां आप उसको कैसे डाइवर्ट करते हैं? वो सब सारे जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ आते हैं उनको पता है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी में उनको आना है, तो यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ उनको भावातीत ध्यान की प्रैक्टिस करनी होगी। जितने शिक्षक हैं हमारे, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी को पता है कि यहाँ एक इसको आप कह सकते हैं एक तरह से मैंडेटरी है कि भाई हमारे यहाँ जो मतलब हमारी जो जो जिसको निश बोलते हैं ना कि हमारी सेलिंग पॉइंट क्या है, एक तरह से जैसे सही बात है। कोई कार बेचता है तो कहता है कि हमारी कार में ये फायदा है, सही बात है, सही तो हम अपने स्कूल की बात जब करते हैं तो हम करते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई तो ठीक है सब, हम वो दूसरा वाला पढ़ाएगा वही हम भी पढ़ाएंगे। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम कोई अलग से कैरिकुलम बना। सबके थोड़े थोड़े कैरिकुलम अच्छे होते हैं क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी हैं, तो कैरिकुलम में हम लोग सुधार अपने हिसाब से करते रहते हैं और वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो अपने को कैरिकुलम सुधारना पड़ता है, लेकिन उस सब के साथ साथ हम आपके विकास के लिए, आज के डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए भी हम काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं। लेकिन सर एक चीज ये भी है कि हमने देखा है कि एक चांसलर के रूप में जब भी कोई व्यक्ति काम करता है बहुत चुनौतियां रहती है, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है वो मार्केट में है, तो वहां आप उस चुनौती को कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि रैंकिंग का भी एक बड़ा फंडा पड़ता है कि नहीं भाई नोएडा के अंदर हम हैं या दिल्ली के अंदर हैं तो हमारी रैंकिंग अव्वल दर्जे पे होनी चाहिए, तो इसको भी आप चुनौती मानते हैं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि सब कुछ आप लेके चल रहे हैं, पर उस चुनौतियों को कैसे कवर करेंगे? देखिए कोई भी काम आप दीपक जी करेंगे ना, चुनौतियां हर फील्ड में हैं। अब भाई आप जिस काम में आप हो जी, टीवी न्यूज़ चैनल, इस सब ने इसमें भी तो चुनौतियां हैं। ये तो रोज की चुनौतियां हैं। तो चुनौती से तो सामना सभी को करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। जी जी, ये है कि यदि आपके पास कोई ऐसे साधन है, आप जैसे नहीं यदि आप लड़ाई करने जाते हो तो हथियार आपके पास यदि सही है तो आप जीतोगे। तो हमारे पास जो चुनौतियां हम लोग जो चुनौतियां फेस करते हैं वो हमारे इस काम से कनेक्टेड चुनौतियां हैं कि हमें यदि हम अच्छे रिजल्ट देंगे, अब बच्चों का प्लेसमेंट अच्छा होगा तो और विद्यार्थी आएंगे। तो चुनौतियों का हमको निरंतर सामना करना ही पड़ता है और उसका तरीका है। आप विद्यार्थियों को अब जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो हम जब उनको समझाते हैं कि आपको भावातीत ध्यान करना है, तो मैंने अभी तक कोई ऐसा नहीं सुना अपने एडमिशन डिपार्टमेंट वालों से कि उन्होंने कहा कि सर उन्होंने कहा कि नहीं हम ध्यान नहीं करेंगे, हमें आप क्या नहीं पढ़ना ऐसा। क्योंकि हम कोई ख़राब चीज़ थोड़ी ना आपको दे रहे हैं, हम तो अच्छी चीज़ दे रहे हैं ना। भावातीत ध्यान तो आपके लिए उपयोगी चीज़ है ना, और कोई भी ऐसा नहीं कि इसको करने से किसी का कोई कुछ बिगड़ता हो, सबको फ़ायदा ही होना है। तो लोग मानते हैं, विद्यार्थी मानते हैं, उनके पेरेंट्स मानते हैं और आते हैं, सब सीखते भी हैं और करते भी हैं। अच्छा सर एक चीज़ ये भी है कि देश के अंदर शिक्षा का स्तर आप देख ही रहे हैं कहाँ पर है। बहुत सारे ऐसे राज्यों की हम बात करें तो शिक्षा अभी तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाई है। अच्छा जो बच्चे शिक्षा ग्रहण भी करना चाहते हैं तो महंगाई इतनी है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो आपका टारगेट क्या है कि मतलब कैसे वहां तक पहुंचा जाए कि ताकि हर एक बच्चे, एक अंतिम आदमी तक, अंतिम बच्चे तक शिक्षा जो है वो पहुंचाई जा सके? और क्योंकि पैसों को भी देखना है तो इसके लिए भी महर्षि यूनिवर्सिटी कुछ कर रहा है। अच्छा आगे के टारगेट क्या है कि आप किन किन राज्यों में और आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ फोकस करना है? चलिए बिहार करते हैं, उत्तर प्रदेश करते हैं, महाराष्ट्र करते हैं, जहाँ पे शिक्षा का दर काफ़ी कम है अभी भी, तो कुछ है प्लान आपके पास? कुछ हम लोग का जो यूनिवर्सिटी का लेवल है वो तो हायर एजुकेशन का है। तो जो आप बात कर रहे हो कि वो तो आप लोअर लेवल की शिक्षा की बात कर रहे हो कि कम प्राइमरी शिक्षा मतलब 5वीं 6वीं तक की शिक्षा सबको प्राप्त होनी चाहिए। ये उद्देश्य तो मेरा लगभग हर सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट का, हर गवर्नमेंट का उद्देश्य है। वो अचीव डायरेक्ट कितनी जल्दी कर पाते हैं उसको ये नहीं, जरा मुश्किल है। नहीं कई राज्यों की भी मैं बात कर रहा हूँ सर जहाँ विश्वविद्यालय नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। बिहार का आप देख लीजिए, बिहार में बहुत जगह यूनिवर्सिटीज नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में भी देखिए आंकड़ा काफी है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो हाई क्लास के लिए तो आपके पास फिर आपको लगता है कि वहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा आपको देना पड़े। उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? बिल्कुल प्लान ये है कि जहाँ भी आवश्यकता होगी, जिस भी स्टेट में आवश्यकता होगी जी सर, वहाँ पे हम अपना एजुकेशन का सेटअप करेंगे, यूनिवर्सिटी का या इवन स्कूल लेवल का। हमारे महर्षि महेश योगी ग्रुप में 200 स्कूल हैं जी, जो स्कूल लेवल मतलब जो क्या कहते हैं नर्सरी से लेके 12वीं तक की शिक्षा देते हैं। अच्छा। ऐसे 200 स्कूल हमारे संस्थान के अंतर्गत चलते हैं और यूनिवर्सिटी हैं।
तो यदि आवश्यकता किसी स्टेट में हम जाएंगे जहाँ काम करने की ज़रूरत होगी और वहाँ पे जो प्रिलिमिनरी जैसे जो बेसिक सपोर्ट होता है सरकार का वो यदि मिलता है तो हम लोग हर जगह स्कूल खोलेंगे। हमारा जो प्लान महर्षि जी का, जिस समय महर्षि जी ने ये स्कूल को अप्रूव किया था, हम लोगों को कहा था कि ठीक है तुम लोग बनाओ स्कूल, तो उनका था कि हर जिले में एक स्कूल होना चाहिए। मतलब उन दिनों हम लोग 500 जिले जोड़ते थे। अच्छा। आजकल तो थोड़ा बढ़ गए हैं जिले, उन दिनों जोड़ते थे 500 जिले। तो ये था कि 500 स्कूल तो खोलना ही पड़ेगा, हर जिले में एक महर्षि विद्या मंदिर हो। ये महर्षि जी का प्लान अरे था। ये बहुत पहले सेट हो गया था। हाँ। और उसके बाद जिले के बाद कुछ जिले बड़े होते हैं तो उनमें जो तहसील होती है ना, उसको हम को कई जगह ब्लॉक लेवल बोला जाता है। तो ये भी प्लान था महर्षि जी का कि जो बड़े जिले हैं, तो अब बड़ा जिला है तो सब लोग तो आ नहीं सकते पढ़ने, दूर वाला, तो तुमको तहसील लेवल पे भी या ब्लॉक लेवल पे भी एक स्कूल खोलना चाहिए। ये हम लोग के प्लान में है। यूनिवर्सिटी हमको हर स्टेट में खोलने का प्लान है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब प्लान में रहती हैं, विजन में रहती हैं। क्या चीज़ हम लोग कर पाते हैं, कितना सामर्थ्य, हर चीज़ में पैसा भी लगता है, मैन पावर भी लगती है। तो मैन पावर और ये सब जब सामर्थ्य अपने पास होता है तो हम लोग जाते हैं। अभी देखिए हमने यूपी गवर्नमेंट के सहयोग से 2 यूनिवर्सिटी, बल्कि 3, एक तो पहले से चल रही थी जो महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अयोध्या में खोली, पिछले जुलाई में उसका सेशन शुरू हो गया है। इस बार हम कानपुर में खोल रहे हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी है। बड़ी उपलब्धि है। हाँ। तो ये सब जो है, जहाँ भी जैसा हम लोग का विचार, राजस्थान में यूनिवर्सिटी खोलने का है, आपने बिहार का नाम लिया, बिहार में भी हमारा प्लान था। यूनिवर्सिटी का तो नहीं था लेकिन स्कूल एजुकेशन का वहाँ पे था प्लान। अच्छा। अब देखते हैं कितनी जल्दी उसको अचीव कर पाते हैं। अच्छा सर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें ये भी हैं कि आप किन किन चीज़ों पे आप जोर दे रहे हैं, मतलब पढ़ाई की अगर बात करें तो क्या क्या कोर्सेस आप जो है कर रहे हैं और क्या प्लान कर रहे हैं कि और इसमें ऐड ऑन हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई एक सनातन धर्म को भी लेके चलना है, संस्कारों को भी लेके चलना है, तो कुछ ऐसा आपने कॉन्सेप्ट सोचा है कि भाई इसके अलावा भी इन चीज़ों को भी और जोड़ना, बाकी जो आपकी लिस्ट में रह गया हो? नहीं, देखिए जो भी चीज़ें भारतीय ज्ञान जिसको है ना, जो हम चाहे सनातन धर्म बोलें, चाहे भारत का ज्ञान बोलें, एंशियंट ज्ञान हमारे यहाँ का बहुत है। तो ये सब चीज़ें एजुकेशन में आ रही हैं, आती जा रही हैं, कैरिकुलम में जुड़ती जा रही हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है, और यदि सरकार प्रयास नहीं करती तो जो उससे संबंधित और लोग हैं वो कोशिश करते हैं, तो फिर सरकार प्रयास करती है। हम लोगों को अपना उद्देश्य हमेशा ये होता है कि हम विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दें कि जिससे कि वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए बहुत उपयोगी साबित हों। ऐसी शिक्षा देनी है हमको शिक्षा ऐसी देनी कि हमारे यहाँ से ऐसे विद्यार्थी निकलें, बहुत अच्छे इंजीनियर हों, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हों, बहुत अच्छे डॉक्टर हों, और ऐसे नहीं कि सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में जाके करें, भारत का नाम करें। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और हम लोग का प्रयास भी यही रहता है, जितने भी शिक्षाविद हैं सभी का प्रयास ये रहता है कि जो भी एजुकेशन और स्कूल चलाते हैं उनका सबका प्रयास यही रहता है, मैक्सिमम लोगों का ही रहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो देश के लिए। और सर ये जब भी पॉसिबल होंगे जब बच्चे तनाव जो है वो तनाव से दूर रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं सर कि बच्चे तनाव में आजकल बहुत सारे आपने न्यूज़ देखी कि आत्महत्या कर ले रहे हैं बच्चे, बोझ उतना ज़्यादा है। तो कैसे बच्चों को इन सब चीज़ से दूर रखें कि भाई ठीक है पढ़ाई का बोझ तो है लेकिन आपको तनाव उसको नहीं फील करना, वो ये आपके रोज़मर्रा की एक ज़िंदगी है, इसको जीना पड़ेगा आपको। तो तनाव के लिए तो हम लोगों के पास बहुत अच्छा अपना जो भारतीय ज्ञान है ना, जी जी, वो उसमें ही तनाव मुक्ति के बहुत सारे साधन हैं। जी, तनाव की से मुक्त होना। जी, और जो महर्षि जी ने भावातीत ध्यान का जो दिया है वो तो मेन बेसिस ही तनाव मुक्त करने का। भावातीत ध्यान का जो प्रचार सबसे शुरुआत हुई थी, वो जैसे मैंने कहा ना, लोगों को नींद आ जाती थी। नींद क्यों आती थी? तनाव खत्म हो गया मन का, तो नींद आ गई। आपको नींद क्यों नहीं? कभी भी आप कभी सोचते हो कि आपने सब किसी दिन आपको डेडलाइन मीट करनी है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई जो कल आपको सॉल्व करनी है, या आज आप सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो रात को आपकी नींद खराब होती है उससे। सभी ने अनुभव किया है। यदि हम ऐसा कुछ कर दें कि वो तनाव जो आपका ख़त्म हो जाए तो नींद अच्छी आएगी आपको। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। भावातीत ध्यान के द्वारा तनाव दूर करना ही सबसे बड़ा उसका मेरा काम है कि इससे हम स्ट्रेस जो है मैनेज होता है। अरे ये चीज़ क्योंकि मैंने भी देखा सर, जो आपने पूरी बातें बताई कि अध्ययन को अध्यात्म तक जोड़ना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है सर। ये महर्षि जी ने जैसे आप बता रहे थे, तो बड़ा आसान नहीं है। इसको कैसे आप रूट वाइज कैसे आप उसको करते हैं? कि भाई मेरे ख्याल से तो दीपक जी आसान है। मैं इसलिए बोलता हूँ आसान है कि कोई कि लोगों को नहीं लग रहा होगा सर। हाँ, जो ये हाँ, इंटरव्यू अगर देखेंगे
तो मुझे लगता है कि इतना आसान लग रहा है। अच्छा, जिसको अगर कोई दोहराए हो, कोई संशय हो, मुझे लगता है कि आपके प्रांगण में आ जाना चाहिए उसको। कोई संशय हो तो हम बिल्कुल दूर करेंगे, आपके माध्यम से लोग यदि क्वेश्चन करेंगे उसको दूर करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, हर चीज़ संभव है, हर चीज़ की जा सकती है। जी। आपको करने का तरीका आना चाहिए, आपके पास वो इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी है। हमको हमको जब यदि यूनिवर्सिटी चलानी है, खोलनी है, तो मन में एक संकल्प लिया कि हमें ये काम करना है, क्योंकि महर्षि जी का आज्ञा थी कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में हमको अपने लोगों को शिक्षित करना है, अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। हमारे तो ये मानते थे कि भाई 160 करोड़ 140 करोड़ जनता है, जिसको हम लोग पहले बोलते थे जनसंख्या जो है बड़ा प्रॉब्लम है, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनसंख्या है। हमारे ख्याल से देश की सबसे बड़ी उपलब्धि जनसंख्या है। यदि आप इस जनसंख्या को प्रॉपरली ट्रेंड कर दो, अच्छे से एजुकेट कर दो, स्किल उनको अच्छी डेवलप कर दो, तो पूरी दुनिया में अपने लोग जा कर के काम कर सकते हैं। काम क्या करते हैं? राज्य कर सकते हैं। आपके पास इतना बड़ा पूल है मैन पावर का, आपको प्रॉपरली ट्रेंड करना है उनको। और प्रॉपरली ट्रेंड कौन करेगा? हमारे इस यूनिवर्सिटी और स्कूल के लोग ही उनको ट्रेन करेंगे, प्रॉपर शिक्षा देंगे, प्रॉपर तरीके से उनको काम करेंगे, तनाव मुक्त रहेगा। भावती ध्यान का एक फ़ायदा और है, जो विद्यार्थियों पर रिसर्च की गई, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका इम्प्रूव होता है। अच्छा। लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है, डिसिप्लिन बेहतर होता है, और सबसे बड़ी बात क्रिएटिविटी बढ़ती है। अच्छा। ये सब रिसर्च के रिजल्ट हैं। क्रिएटिविटी बढ़ती है, कॉग्निटिव स्किल उनकी बढ़ती है। आज की पढ़ाई में एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, कॉग्निटिव स्किल जो है थोड़ा कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? कि शिक्षा का तरीका जो काफ़ी बदल गया है। जो कि पुराना तरीका था, आपको याद होगा, जब आप तो बहुत छोटे हो, आपसे हम अपने समय की याद करें तो हम लोग को लिखना पड़ता था परीक्षा में, कोई ऐसे लिखो, कोई इसका पढ़ो और इसका समरी लिखो, इस तरह लिखने की चीज़ आती थी। आजकल तो हाईटेक हो गया, डिफरेंट बदल गया है, बदल गया वो तरीका ठीक नहीं है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को प्रॉपर ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको बहुत चीज़ें आगे जाके फेस करनी है। आपके स्कूल यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलता है 20-22-23 साल 24 साल का रहता है, वो जब आपके यहाँ से निकलता है तो उसकी कितनी लाइफ हुई? ऑलमोस्ट 1/4। तो अभी तो 80-90 साल की लाइफ जनरली होती है लोगों की। 20-22 साल में आपने उसको छोड़ दिया, जो सिखाओगे वही तो जीवन भर यूज़ करेगा वो। तो आपको उसको प्रॉपर चीज़ें सिखानी है, प्रॉपर तरीके से उसको ट्रेन करना है। ये हम लोग की जिम्मेवारी है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो हम हैं, चाहे कोई, जितने भी इतनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं, हम लोग की जिम्मेवारी है। हम लोग उस ऐसे लोगों को बना रहे जो जाके 20-25 साल के बाद देश को चलाने वाले लोग हैं। ये कौन चलाएगा देश को? जो आज बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो कल को वो देश चलाएंगे। तो यदि हम उनको प्रॉपरली ट्रेंड नहीं करेंगे, उनको प्रॉपरली सिखाएंगे नहीं, तो हमारे देश का क्या होगा? तो ये हम लोग की जिम्मेवारी। तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि हमको इस तरह से विद्यार्थियों को ट्रेंड करना है कि वो देश के लिए उपयोगी हो, और फिर देश के लिए पूरी दुनिया में जाके काम करें। सर, बहुत सराहना की बात है ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा इसी इंटरव्यू को थोड़ा दूसरी तरफ में ले जाना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि यूजीसी को लेकर बवाल चल रहा है आज के टाइम में, चाहे वो दिल्ली हो, कहीं भी किसी राज्य की बात करें। कैसे देखते हैं इस पूरे बवाल को? क्योंकि यूजीसी कानून बच्चों की उसका शिक्षा तो के लिए मेरे ख्याल से उसका तो बहुत सरल तरीका है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास। जी। तो उस दृष्टि से यदि कोई भी कानून बनाया जाए, चाहे यूजीसी बनाए चाहे कोई बनाए, जी। वो कानून उनको ऐसे बनना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा दिया था ना, अब सबका विश्वास भी जोड़ दिया उन्होंने उसमें, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। यदि उस चीज़ को आप ध्यान करके कोई भी नियम कायदे बनाओगे, तो कोई भी उसमें किसी को तकलीफ नहीं होगी। जिन लोगों ने भी नियम कायदा बनाया, हालांकि अब तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए अपने को ज़्यादा कमेंट उसमें करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा तो एक ही मानना है कि जो भी बनाए, कानून बनाए, चाहे मोदी जी की सरकार ही कानून बनाए, चाहे उनका कोई अंग, जो सरकार का कोई अंग, जैसे यूजीसी तो उनका एक पार्ट है, वो बनाए, मोदी जी का ही नारा याद करो ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो कमी आपको नहीं लग रही इसमें कुछ? अभी तो मैं कह रहा हूँ, वो उसको फुलफिल नहीं करता। वो मेरे ख्याल से जो मोदी जी का नारा, उसी को फुलफिल नहीं करता है वो। क्योंकि सर, अब देखिए, दो पक्ष इसके आमने सामने खड़े हो गए हैं। आप देखिए, SC ST OBC एक तरफ धरना कर रहे हैं, हाँ। स्वर्ण अलग कर रहे हैं। क्योंकि ये कानून तो इसीलिए बनाया गया ना सर, कि सबको शिक्षा जो है बिना भेदभाव के दिया जाए। अब दो पक्ष की लड़ाई आप देख लीजिए कि सड़कों पे आ चुकी है, और इसका बड़ा असर जो है छात्र तबके पे पड़ रहा है। इसको जरा आप कैसे देख रहेंगे? मेरे ख्याल है अब चूंकि ये रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है, तो अपने ख्याल से उसमें ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहिए जी। और चूंकि ज़्यादा सक्षम लोग हैं,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो हम लोगों से ज़्यादा ही सक्षम है ना इस चीज़ों के लिए, और सरकार के लोग भी हैं। जी सर। तो चूंकि सरकार की नज़र में आया है कि कोई चीज़ ऐसी बनी जिसमें एक पक्ष सेटिस्फाइड नहीं है, भाई आपको हमेशा ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसमें सारे लोग सेटिस्फाई, और सारे ना हो तो कम से कम मैक्सिमम नंबर लोग उससे खुश रहें। कोई भी कानून बनाया जाए 100% तो लोग बड़ी मुश्किल से सेटिस्फाई होते हैं। यदि सबका टैक्स माफ़ कर दिया तो अलग बात है, सब खुश हो जाएंगे लेकिन ऐसा कोई कानून बनाती जब सरकार, तो मैक्सिमम नंबर जो उसको सपोर्ट करे ऐसा नियम बनाना चाहिए। तो चूंकि ये जो कानून है अब सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करेगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आएगा वो मेरा ख्याल सबको मान्य होगा, या तो वो सरकार को बोलेंगे कि लेकिन भाई इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि लगातार जो छात्र मैंने कवर किया इसमें, हालांकि ये जनरली क्वेश्चन है क्योंकि वो कह रहे हैं कि कई जो विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि भेदभाव का आरोप जो है वो वहाँ के प्रशासनिक लोगों पे लगाते हैं कि भाई जो विश्वविद्यालय में जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं जो कुलपति हैं वही चीज़ें खराब करते हैं। मानते हैं सर आप इस चीज़ को? देखिए ऐसा है, हर एक चीज़ का कोई दो पहलू हर चीज़ के होते हैं, इसमें भी दो पहलू होंगे जरूर। मैं चूंकि हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसमें, तो हम ज़्यादा कमेंट्स उसमें कर नहीं सकते, लेकिन मेरा तो एक ही मानना है कि कोई भी नियम बने विद्यार्थियों की उन्नति के लिए बने। कोई भी नियम ऐसा बने जिससे हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे विद्यार्थी को कोई जाति नहीं होती, हाँ, कोई कुछ नहीं। विद्यार्थी तो शिक्षा ग्रहण करने आया है वहाँ पर, उसको प्रॉपर शिक्षा मिले। और यदि कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम थी जो जाति के कारण किसी को नुकसान होता था, तो कुछ उसके ऐसे नियम बनाए जाएं, भाई ऐसा भी नहीं कर दो कि नहीं बिल्कुल जो कुछ बोलेगा उसको हम जेल ही भेज देंगे। नियम कायदे ऐसे होने चाहिए दोनों को सपोर्ट करें, और लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत, लोगों को इसके लिए शिक्षा देनी चाहिए कि आप क्यों किसी के बारे में गलत बोलो। भाई यदि मान लो कोई व्यक्ति गलत, तो आप उसको, बच्चों को इस ढंग से प्रेरित करना चाहिए कि बजाय उसको कमेंट्स करने के, गलत कमेंट्स करने के, सही तरह से भी सिखा सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों तो एनर्जी बहुत होती है, यंग एज है, एनर्जी बहुत है। अब ये तो शिक्षक का काम है, स्कूल का काम है, यूनिवर्सिटी का काम है कि उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लेके सही बात है, बहता पानी है, कहाँ मोड़ रहे हैं वो तो जहाँ आप मोड़ सकते हो, आपके हाथ में, शिक्षक के हाथ में है, यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में है, कैसे उन लोगों को सही डायरेक्शन में लेके जाएं। ये जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस तरह के इंसिडेंट हुआ है या होने की संभावना है, हम लोगों को भी, अपने को भी हम उसमें शामिल करते हैं कि हम लोगों को अपने लिए खुद सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए कि हम खुद ऐसा ना होने दें अपनी यूनिवर्सिटी में कि किसी भी वर्ग को, किसी भी तरह के लोगों को किसी तरह की तकलीफ हो। सर एआई का ज़माना है और हम बहुत तेज़ी से एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, तकनीक का यूज़ कर रहे हैं, कितना प्रभावशाली जो है ख़ास तौर पर आने वाले समय में युवा पीढ़ियों पर पड़ेगा? क्या लगता है कि जो मानव के जो मूल्य कर्तव्य हैं उसको खतरा एआई से होगा, या तकनीक का यूज़ करते करते कहीं हम अपने संस्कारों को ना भूल जाएं, कर्तव्यों को ना भूल जाएं? इसके लिए कोई आपके पास कोई देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, वो विकास डेवलपमेंट जो होना है, ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट होना है, उसका उसमें से उसका पार्ट होता है। तो बहुत डेवलपमेंट हुए। आप जब हम लोग के ज़माने में कंप्यूटर नहीं होते थे, पढ़ाई जब हम लोग करते थे स्कूल में, कंप्यूटर नहीं होते थे। हमने खुद अपनी पढ़ाई करी तो वो उन दिनों लैपटॉप नहीं थे, वो एक बहुत बड़ा IBM फ्रेम कंप्यूटर होता था, डाटा पंचिंग के लिए कार्ड पंच करना पड़ता था। तो हमने वो ज़माना भी देखा है। अब आप देखो आपके फ़ोन में इतनी ज़्यादा पावर हो गई है, लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है। पहले लोग लैपटॉप पे चलते थे, अब लोग फ़ोन में ही सारा काम कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो उससे आपको नई नई चीज़ें आती हैं, नए एवेन्यूज़ खुलते हैं। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि AI आने से कुछ बहुत बड़ा नुकसान किसी का होने वाला है। जिसका भी होगा फ़ायदा ही होगा। AI के द्वारा यदि हम AI का सही इस्तेमाल किया जाए, AI का सही इस्तेमाल यदि किया जाए तो उससे फ़ायदा ही होना है। कई लोग AI का दुरुपयोग भी करते हैं। अब आजकल देखते रहता हूँ मैं कभी कभी, पता नहीं किसी ने तो कहा ही नहीं था वो चीज़, लेकिन उसके मुंह से कहलवा दिया किसी के बारे में, अब दूसरा झगड़ा करने आ जाएगा। मान लो हम बना दें AI को, दीपक जी बड़े खराब आदमी है, सही बात है सर, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन कोई हमारे चेहरे से बना दे, अब दीपक जी का लड़ने आ जाएंगे। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। तो ये सब पे ऊपर तो रोक लगनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से लग जाएगी। शुरू में लोग उस पर करते हैं, धीरे धीरे पता लग जाता है कि ये सब तो फर्जी है, तो इस पर ध्यान नहीं देते। अरे एक सवाल सर ये कि सरकार ये सोच रही है कि सोशल मीडिया जो है 16 साल के बच्चों के लिए बैन करने की प्लानिंग कर रही है, ऐसा सोच रही है। क्या ये निर्णय आपको से लगता है कि अगर इस पे आगे कदम बढ़ता है तो खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे घरों में हैं, उनके लिए कितना अच्छा फायदेमंद रहेगा? हमारे ख्याल से किसी देश ने ये किया है।
उसी सोच के ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया शायद किया है, हाँ। तो कुछ सोच के किया होगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा तो जरूर करना चाहिए, कुछ कंट्रोल तो होना चाहिए। अब वो कंट्रोल सरकार करेगी या पेरेंट्स करेंगे या बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उनके जो वार्डन हॉस्टल के हैं वो करेंगे, कि कंट्रोल थोड़ा होना चाहिए। एक अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम जो है वो सही चीज़ नहीं है, स्पेशली यंग बच्चों के लिए। सही बात। बड़े लोग तो खैर, हम जब लोग सर्विस करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनको तो 12 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना ही पड़ता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए और छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है। इसका यदि सरकार कोई नियम बनाती है, नियम बना के सरकार सलाह दे सकती, क्योंकि घरों में कैसे कंट्रोल करेगी सरकार? किसी घर में तो घुस के चेक नहीं कर सकते। माता पिता को ही या शिक्षकों को ही इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ हमें लगता है कि हम लोगों को भी अपने शिक्षक उसमें विद्यार्थियों को वो समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि देखिए, बहुत कई साल पहले दिल्ली में शुरू हुआ था कि प्लास्टिक के बैग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, उसको बंद करो। तो स्कूलों पे सिखाया उस समय जो सरकार दिल्ली की थी, उन्होंने कहा स्कूलों के बच्चों को बताओ कि सॉरी, अपने पेरेंट्स को बोलें कि जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उसमें सब्जी ना ले जाओ। और मैंने खुद अच्छा, बच्चों ने काम भी किया उस पे। मैंने खुद देखा, मेरी बेटी के साथ हम लोग शायद छोटी थी, बाजार गए थे, तो कुछ उसने दिया सामान थैले में, तो उन्होंने कहा नहीं हमको प्लास्टिक का बैग नहीं। छोटी बेटी, हमने तो ध्यान भी नहीं दिया था, बताइए। छोटी। तो यदि स्कूल के लेवल पे ये चीज़ जाए कि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है सही नहीं है, या तुमको सिर्फ इतने घंटे काम करना चाहिए स्क्रीन पे, फ़ोन पे या लैपटॉप पे, तो वो शिक्षा स्कूल के लेवल से आनी चाहिए। और ये तो ज़रूरी है, कुछ ना कुछ नियंत्रण तो रखना पड़ेगा। सरकार कितना कर पाएगी वो तो नहीं कह सकते, लेकिन पेरेंट्स को टीचर्स को करना पड़ेगा। सर, अब इस पूरे इंटरव्यू को अंतिम मोड़ पे हम ले जा रहे हैं। एक आखिरी 2 क्वेश्चन अब मेरे रहेंगे। आपके हिसाब से सर, किस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया? आप क्योंकि यूपीए का भी सरकार आपने देखा, अब एनडीए की भी सरकार है, क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? ये जो है बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों के लिए। हम लोगों का रोल नहीं सर, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो दर्द भी बयां करती है कि भाई नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो सिद्धांत है वो सरकार से ये नहीं कहना कि सरकार क्या गलत कर रही क्या सही कर रही। हमको अपना काम करना है, और यदि हमको सरकार से कोई हेल्प चाहिए और हम सरकार के पास जाते हैं तो मिलती है। अब जैसे यूनिवर्सिटी बनानी यूपी में जी, या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में जी, तो आपको वहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल। यदि सरकार की परमिशन आपको मिल जाती तो बनाओ। वो सरकार किसकी बैठी हमको क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कोई भी पार्टी की सरकार हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यदि सरकार शिक्षा बढ़ाना चाहती है, हमको हेल्प कर रही है, तो दिक्कत क्या है उसमें? पॉलिटिक्स में हम लोग एज ए एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन के फील्ड के लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ और है। ये जरूर हम कह सकते हैं कि जब हमको यूनिवर्सिटी बनानी थी अभी उत्तर प्रदेश में, तो उसका जो हमने एप्लीकेशन डाली, जो प्रयास किया, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो योगी जी की है उससे काफ़ी हेल्प मिली। अब ये हम नहीं कह सकते कि योगी जी ने हेल्प करी दूसरा नहीं करेगा या दूसरा नहीं करता, तो वो नहीं, बिल्कुल हेल्प मिली योगी जी से। बहुत हेल्प के साथ साथ एनकरेजमेंट मिला अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, योगी जी से बहुत एनकरेजमेंट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करो तुम लोग इसको। तो हमको नहीं लगता कि सरकार पॉलिटी के ऊपर अपने को जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कोई भी सरकार आती है वो जनता के लिए तो सोच के ही आती है ना। और एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो कि हम लोग ये मानते हैं कि पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिज़र्व। तो यदि हमको अच्छी सरकार मिली है तो हम अच्छी सरकार डिज़र्व करते थे। हमको यदि मान लो कोई कहता है कि आपके यहाँ जो सरकार है अच्छी नहीं है, किसी भी स्टेट की मान लो कहता है, तो वो आप देश के उस प्रदेश के लोग वही डिज़र्व करते थे, तो उनको मिली। पर योगी जी के आने से तो बहुत बदलाव आया है, लोग तो मानते हैं। हाँ बिल्कुल बदलाव है, तो हम कहाँ, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा था। हमको तो बहुत जल्दी, मतलब यूनिवर्सिटी बनाना साधारण काम नहीं है, समय लगता है, कागज, फाइलें बड़ी बड़ी, ये वो कागज, प्रॉपर्टी के पेपर, बहुत काम था, इतना आसान काम नहीं है। पर इसमें लेकिन आसान हुआ। योगी जी के एनकरेजमेंट से पेपर वर्क तो वही करना पड़ता। मेरे ख्याल से जो ब्यूरोक्रेसी और जो ऑफिस का सेटअप है वो किसी सरकार में बदलता नहीं है, वही रहता है। पर गति आ गई, थोड़ी सी गति इसलिए आती है कि यदि ऊपर से आपको एनकरेजमेंट मिलता है, जो उस स्टेट का बॉस कहना चाहिए, योगी जी स्टेट के प्रमुख हैं, उनके द्वारा यदि आपको एनकरेज मिलता है तो आपको काम करने में उत्साह आता है। अच्छा, आखिरी सवाल सर मेरा रहेगा, क्योंकि अब अंतिम छोर पे हैं बिल्कुल, कि सरकार से अब आप कोई
कोई आप कुछ कहें कि भाई इस चीज में भी आप आगे आके कदम बढ़ाइए शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहें सरकार को कि भाई आप करिए, थोड़ा सा हमारे लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा इन चीजों पे और हम अच्छे से मिलकर काम करेंगे सरकार के लिए। हमारा तो सरकार से यही अनुरोध है कि जो भी पढ़ाई का सिस्टम अभी थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि जो कॉग्निटिव एबिलिटी विद्यार्थियों की होती है ना, चीज को किसी चीज को पढ़ना, जी। उसको कॉग्नाइज करना जी। और फिर उसको एक्सप्रेस करना, जी। वो एबिलिटी हमारे आज की पढ़ाई का 12वीं क्लास की पढ़ाई जो होती है, जिसको हम लोग स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोलते हैं, उसकी कमी है थोड़ा। क्योंकि विद्यार्थियों को क्या करते हैं ना कि आपके 4 क्वेश्चन है, 4 आंसर, एक टिक कर दो आप। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। जिन्होंने लगाया वो जरूर एक्सपर्ट रहे होंगे जिन्होंने ये चीज़ लाई है, लेकिन इसको दोबारा एक रिव्यू करने की ज़रूरत है। अब इसको तो करीब मेरे ख्याल है 10-12-15 साल से चल रहा है ये सिस्टम, उससे भी ज़्यादा समय से शायद। तो उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा सिस्टम सही है कि एक क्वेश्चन के 4 में से एक आंसर टिक करना है। क्या जो पुराना सिस्टम था जिसमें हमको क्वेश्चन पढ़ करके उसका आंसर लिखना पड़ता था, क्या वो सिस्टम ज़्यादा सही था? ये इस बारे में एक सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए। हम लोग जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, हम लोग भी इसका प्रयास करते हैं, जहाँ मौका मिलता है वहाँ बोलते भी हैं कि आपको ज़रा इसको सोचना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो सिस्टम है, किसी किसी फील्ड में ठीक है, हर फील्ड में ठीक नहीं है, किसी किसी फील्ड में ठीक है, लेकिन उसको दोबारा रिव्यू करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है लोगों का, बच्चों को, विद्यार्थियों को चीज़ पढ़ें, उसको कंप्रहेंड करें, समझें उसको, सही बात। समझ के उसको एक्सप्रेस करें। सही बात। वो बहुत ज़रूरी है कि कितना उन्होंने समझा। कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स का हो, किसी भी चीज़ का चैप्टर को समझा, मतलब जितना आप आउटपुट दे रहे हो उतना आपको इनपुट मिलना चाहिए। उसको समझ के कॉग्नाइज किया, कॉग्निशन मतलब अपने अंदर में लिया उसको और फिर उसको एक्सप्रेस करा। सही बात। वो बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी लोग जो हैं वो जब परीक्षा ऐसे सिंपल हो जाती ना, किया इसलिए कि दबाव पड़ता था, विद्यार्थियों को टेंशन बढ़ता था, तो टेंशन दूर करने के तरीके और हैं ना। भावाती ध्यान एक तरीका है उसमें। विद्यार्थियों को यदि टेंशन होता था परीक्षा से, तो बच्चों को ध्यान कराइए आप, सुबह शाम 20 मिनट शाम, सुबह 20 मिनट शाम को ध्यान कराइए टेंशन के लिए। ये क्यों करना कि आप उनके एग्जामिनेशन ही सरल कर दो, या बीच में आया था पता नहीं अभी है कि नहीं, चेक करूँगा उसको, कि 8वीं तक की परीक्षा ही नहीं होगी। 8वीं तक की परीक्षा नहीं होती है तो 9वीं के विद्यार्थी को हिंदी लिखना नहीं आता, सही बात है, एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। यदि आप कहते हो कि 8वीं तक हम उसको रोकेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि विद्यार्थी पर टेंशन बहुत है। अरे तो टेंशन है दी, तो टेंशन दूर करने के दूसरे तरीके हैं ना। सही बात है। टेंशन दूर करने के थोड़ा कि परीक्षा ही मत दो किसी को, ये थोड़ी ना होना चाहिए टेंशन दूर करने का तरीका, उसको सुधारना। इस तरह की चीज सुधार जरूरी है। ये सरकार को काम करना चाहिए। इसका कारण एक है, मैं बतला रहा हूँ क्या, जो शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ पहले थी जी, जिसको थोड़ा पिछले 15-20 साल में चेंज किया गया है, उसके पहले की जो पद्धति थी, उसके जो पढ़े लोग हैं दुनिया में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, भारतीय लोग जिनकी बेसिक एजुकेशन भारत में हुई है। हायर एजुकेशन जरूर अमेरिका में या इंग्लैंड में कहीं करी होगी उन्होंने, और बड़े बड़े कारपोरेशन में कई तो टॉप पद पे हैं, कई नीचे लेवल पे हैं, और कहीं किसी किसी बड़ी कंपनी में तो 30-35% भारतीय काम करते हैं जिनकी बेसिक एजुकेशन भारत में हुई है। सही बात है। तो उन्होंने जब यदि इस तरह के लोग हमारे उस शिक्षा से आ रहे थे, तो हमारी जो शिक्षा बदली जिसमें कहा कि नहीं टेंशन के कारण परीक्षा ही मत दो, तो वो गलत है, उसको सुधारना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने में। समय का अभाव है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में, लेकिन फिर भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो महर्षि यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। बड़ा काम किया है यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा को लेकर, बच्चों को लेकर। और अगर आप शिक्षा अपने बच्चों के लिए बेहतर की तलाश कर रहे हैं तो एक बार आप महर्षि यूनिवर्सिटी में आपको आना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार कैसे अपनी मेहनत के दम पे जो है अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने इनको सजाया है, बनाया है। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आप देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। जय हिंद।